प्राचीन समय में यानी कि आज से हजारों वर्ष पूर्व जो मानव था वो पूर्ण रूप से पौधे और जंतुओं पर ही निर्भर रहता था। प्राचीन समय में जब मनुष्य पूरी तरीके से कहाँ रहता था बच्चों? प्राकृतिक वातावरण में। और उसका भोजन जो भोजन था वो पूर्ण रूप से जंगली जंतुओं पर ही निर्भर था। वह जंगली जंतुओं के ही कच्चे मांस को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता था। साथ ही साथ पेड़ पौधों से मिलने वाले कुछ जंगली फलों को भी वह भोजन के रूप में खाता था। अब ये तो बात हुई बच्चों भोजन की और किस वातावरण में वो रहता था। अब अगली क्या जिसकी जरूरत थी? वो थी वस्त्र की। वस्त्र के रूप में वह जंगली जंतुओं की खालों को या पेड़ पौधों की पत्तियों और छालों को पहनता था। तो यानी प्राचीन समय में आज से हजारों वर्ष पूर्व जो मानव था वो पूर्ण रूप से प्रकृति पर ही निर्भर था। धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, मानव ने पशुपालन के और खेती के तरीकों को सीखा। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे होंगे कि मानव किस प्रकार से आगे आगे प्रगति करता गया। पहले वो जंतुओं को सिर्फ मांस के लिए या भोजन के रूप में ही प्रयोग करता था। धीरे धीरे उसने जंतुओं का प्रयोग अन्य कई चीज़ों में करना शुरू कर दिया। जैसे खेती में भी वो सहायता जंतुओं की लेने लगा था। कुत्तों की सहायता वो अपने शिकार करने में करने लगा था। साथ ही साथ उसने कई जंतुओं का उपयोग सवारी के रूप में भी किया। तो बच्चों ये तो बात थी प्राचीन समय की। आइए आज के युग में देखते हैं कि पेड़ पौधे और जंतु हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं। बच्चों आज के युग में भी हम मानव जीवन में जंतुओं और पौधों की उपयोगिता उतनी ही है जितनी कि प्राचीन समय में थी, या हम कह सकते हैं कि उससे कहीं अधिक है। क्योंकि आज जब विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है तो हम पौधों और जंतुओं के उपयोगों को और भी अधिक बढ़ा चुके हैं। आज पौधे मानव जीवन के अभिन्न अंग बन चुके हैं। वे हमारे जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते रहते हैं। पौधों के बिना तो हमारे जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती है, क्योंकि बच्चों आप तो जानते ही हैं कि पौधों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। जी हाँ बच्चों, जो हम श्वसन की क्रिया में जो वायु अपने शरीर में अंदर लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? पौधों से। तो पौधों के बिना तो हमारे जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। साथ ही साथ जो भोजन हम करते हैं वो भी मुख्य रूप से हमें पौधों से ही प्राप्त होता है। इसके साथ ही पौधे हमारे वातावरण को शुद्ध बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अनेक जीव जंतु भी हमारे जीवन में प्रयोग होने वाली जो दैनिक वस्तुएं होती हैं वो हमें किनसे मिलती हैं? विभिन्न प्रकार के जंतुओं से। तो आप देख सकते हैं कि मानव जीवन पे पौधे और जंतुओं के प्रभाव के आधार पर हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है हानिकारक पौधे एवं हानिकारक जंतु, और दूसरा लाभदायक पौधे और लाभदायक जंतु। तो अब बात करते हैं बच्चों पौधों की उपयोगिता की, कि पौधे हमारे जीवन में कितने उपयोगी हैं। जैसा कि हमने बताया था कि इस पाठ को हम दो भागों में पूरा करेंगे, और आज के भाग में हम पौधों की उपयोगिता को जानेंगे और अगले भाग में हम जंतुओं की उपयोगिता को जानेंगे। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाया जा रहा है कि पौधों से हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। भोजन भी प्राप्त होता है, विभिन्न प्रकार की लकड़ियां भी प्राप्त होती हैं जिनसे हम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं और उनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। बच्चों जरा सोचिए, एक शाकाहारी व्यक्ति जिसका भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त होता है उसके लिए तो पौधे बहुत उपयोगी होते हैं। अगर पौधे नहीं होंगे तो उसे भोजन नहीं प्राप्त होगा। पर क्या मांसाहारी व्यक्ति या मांसाहारी जीव जंतु के लिए भी पौधे उतने ही उपयोगी होते हैं? जरा सोचिए। चलिए आपके इस प्रश्न का उत्तर हम एक उदाहरण के द्वारा ढूंढते हैं। मान लीजिए कि एक जंगल में सारे पेड़ पौधों को हमने काट दिया। अब वहां रहने वाले मांसाहारी जीव जैसे शेर, लोमड़ी, इनके जीवन पे क्या किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि ये अपने भोजन के रूप में किसे ग्रहण करते हैं? भेड़, बकरी, गाय, हिरन, जो कि शाकाहारी होते हैं। और वो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर होते हैं? पौधों पर। अब जब पौधे ही नहीं रहेंगे, पेड़ ही नहीं रहेंगे जंगल में, तो क्या ये जो हिरन हैं, गाय, भेड़, बकरी, क्या ये जीवित रहेंगे?
जी नहीं बच्चों, और जब ये जीवित नहीं रहेंगे, जो शाकाहारी जीव हैं वो जीवित नहीं रहेंगे, तो जो मांसाहारी जीव हैं जैसे शेर, वो अपने भोजन में किसे ग्रहण करेंगे? तो यानी बच्चों, जीव चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी, सभी के लिए के जीवन में पौधों की उपयोगिता उतनी ही है। तो सबसे पहले हम पौधों की उपयोगिता को लेकर के उनको हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनसे हमें खाद्य वस्तुएं मिलती हैं, यानी कि भोजन मिलते हैं। कुछ ऐसे पौधों का समूह होता है जिनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं, और उन रेशों से हम क्या बनाते हैं? वस्त्र। कुछ पौधे हमें औषधि देते हैं, यानी कि कुछ ऐसे पौधों का समूह होता है जिनमें औषधि गुण होते हैं। तो आइए इन्हीं पौधों को इनके समूहों के आधार पे हम एक एक करके विस्तार पूर्वक से जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ऐसे पौधों के बारे में जिनसे हमें भोजन मिलता है। जी हाँ बच्चों, जो भोजन हम सुबह से लेकर के रात तक अपने घर में ग्रहण करते हैं या भोजन के रूप में कुछ भी हम खाते हैं, उनमें से अधिकांशतः चीज़ें हमें पौधों से ही प्राप्त होती है। अब बात करते हैं अनाज की। ये जो अनाज हमें पौधों से मिलते हैं वो हमारे लिए क्यों उपयोगी होते हैं? क्योंकि बच्चों, जो चावल, गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, ये सभी हमें कहाँ से मिलते हैं? पौधों से मिलते हैं, और इनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अब बात करते हैं दालों की। बच्चों, जो मांसाहारी व्यक्ति होते हैं उनको प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वो मांस के द्वारा पूर्ण हो जाती है, परंतु जो शाकाहारी व्यक्ति होते हैं उनके लिए उनके शरीर में जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो पूरी होती है दालों के द्वारा। जी बच्चों, जो दाल हम अपने भोजन में ग्रहण करते हैं, चाहे वो अरहर हो, मूंग हो, उड़द हो, कोई सी भी दाल, सभी जो है प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं, और प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। शायद बच्चों इसीलिए प्रोटीन को हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तेलों की। जी हाँ बच्चों, तेल। अब ये तेल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जी, तेल का नाम सुनते ही सरसों के पीले पीले खेत याद आ जाते हैं। सरसों के पीले लहलहाते खेत। जी हाँ बच्चों, हमारे और आपके घरों में प्रयोग होने वाले तेलों में मुख्यतः सरसों का तेल प्रयोग किया जाता है। पर क्या आपको मालूम है, कई और ऐसे पौधे होते हैं जिनके द्वारा तेल निकाला जाता है, जैसे सरसों, अलसी, सोयाबीन, नारियल आदि। इन सभी से तेल मुख्य रूप से प्राप्त किया जाता है, और जिसका प्रयोग हम विभिन्न प्रकार के भोजन बनाने में करते हैं। बादाम से भी तेल निकाला जाता है। जी हाँ बच्चों, जो बादाम हम खाते हैं वो हमारे शरीर के लिए तो बहुत लाभदायी होता ही है, पर साथ ही साथ इसका जो तेल होता है वो भी बहुत ही गुणकारी होता है। इसके तेल का प्रयोग हम अपने त्वचा में मालिश के रूप में करते हैं या बालों में भी लगाते हैं। धान की भूसी से भी तेल प्राप्त किया जाता है। जी हाँ बच्चों, जिस धान से हम चावल निकालते हैं उसके बाद जो भूसी रह जाती है उससे भी तेल प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं मसालों की, क्योंकि भारतीय व्यंजन जो होता है वो मसालों के बिना तो अधूरा ही है। मसालों का उपयोग भोजन को स्वादिष्ट और सुगंधित बनाने में किया जाता है। जी हाँ बच्चों, जो भोजन में हमारे स्वाद और सुगंध आता है वो मसालों के द्वारा ही आता है, और मसाले सिर्फ हमारे भोजन के सौंदर्य को ही नहीं बढ़ाते या सुगंध को ही नहीं बढ़ाते हैं, ये भोजन को संरक्षित करने में भी सहायक होते हैं। संरक्षित यानी कि भोजन को बहुत लंबे समय तक आराम से रखा जा सकता है। आपके घरों में आपकी दादी और मम्मी आम का अचार तो अवश्य बनाती होंगी। तो बच्चों, ये जो आम का अचार होता है वो इतने लंबे समय तक कैसे सुरक्षित होता है, कभी आपने विचार किया है? जी बच्चों, जो ये आम का अचार होता है वो इन्हीं मसालों के द्वारा ही लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। अब बात करते हैं सब्जियों की। सब्जियों के रूप में हम पौधे के विभिन्न भागों को खाते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम पौधों के किन किन भागों को सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ पौधों के जड़ों को हम खाते हैं। जड़ों में हम किन्हें खाते हैं? मूली और गाजर को। जी हाँ बच्चों, जो मूली और गाजर हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो दरअसल पौधों की जड़ होती है। तने के रूप में हम आलू और प्याज को खाते हैं।
साथ ही साथ कुछ पौधों की हम पत्तियां भी सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। वो पत्तियां कौन कौन सी होती हैं बच्चों? पालक, चौलाई, धनिया की पत्ती का भी हम प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे भोजन के सौंदर्य को बढ़ाती हैं। लेकिन बच्चों, धनिया की पत्ती सिर्फ हमारे भोजन को सौंदर्यीकरण ही नहीं देती हैं, वो साथ ही साथ हमारे भोजन के लाभ को और बढ़ाती हैं, क्योंकि धनिया की पत्ती बहुत ही सुपाच्य होती है। अब बात करते हैं फूल की। गोभी का फूल तो सबने देखा होगा और खाया भी होगा। तो बच्चों, जो गोभी का फूल होता है, जिसे हम सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं, वो पौधे का फूल होता है। फल के रूप में हम बैगन और मिर्च आदि कई सब्जियों को खाते हैं। कुछ पौधे के बीज भी हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे राजमा, छोले, चना, ये सब पौधे के बीज होते हैं, जिन्हें हम सब्जी के रूप में या किसी अन्य रूप में भी भोजन में ग्रहण करते हैं। अब ये सब्जियां हम क्यों खाते हैं? बच्चों, ये जो सब्जियां होती हैं वो विटामिन और खनिज लवण का भंडार होती हैं। तो बच्चों, आज से अपने भोजन में सब्जी की प्रचुर मात्रा लेना शुरू कर दीजिए। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायी होता है। अब बात करते हैं कुछ रसीले फलों की। फल पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। जी हाँ बच्चों, जो फल हम खाते हैं वो पोषक तत्वों के बहुत ही अच्छे स्रोत होते हैं। केले में अत्यधिक ऊर्जा व खनिज प्राप्त होता है। आप कभी भी यदि थकान महसूस कीजिए या बहुत अधिक भूख लगे आपको, तो सिर्फ आप 2 केले ग्रहण कर लीजिए। देखिए, आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे, क्योंकि केले में बहुत ही अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। अमरूद, संतरा तथा अन्य सभी सिट्रस फलों में विटामिन सी प्राप्त होता है। विटामिन सी किन किन फलों में पाया जाता है बच्चों? जो कि स्वाद में थोड़े से खट्टे होते हैं, जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी, अंगूर, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी होता है।